देखते हैं वो मन में विचार जो विदेश घूम के आए हैं, पहले के समय में ऐसा हुआ जरूर करती। बिल्कुल, मेरे मन में भी ऐसा ही विचार आता, काश ये जो सड़कें हैं, जो हाईवेज हैं, वो भारत में भी हो, शानदार पुल हो, एक्सप्रेसवे हो, हाईवे हो, जो देश की आन बान और शान बने। बिल्कुल, और अपने देश के इस सपने को साकार अब किया जा रहा है, और ये किया जा रहा है हाईवे मैन के नाम से मशहूर देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी द्वारा। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए विजनरी और मैन ऑफ एक्शन नितिन गडकरी जी का। बातचीत को आगे बढ़ाएंगे हमारे सहयोगी अमीश देवगन। देखिए, तालियां रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि जिस गति से विकास नहीं रुक रहा है, वैसे ही ये तालियां भी चलती जानी चाहिए। We have on stage the man of action, Mr. Nitin Gadkari. तो चौपाल के इस महामंच पर हाईवे मैन ऑफ इंडिया केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी, और इनसे बातचीत को आगे बढ़ाएंगे अमीश देवगन। नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन, और आज का सबसे महत्वपूर्ण सेशन, क्योंकि न्यूज मेकर, बीजेपी फॉर्मर प्रेसिडेंट, सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर नितिन गडकरी हमारे बीच हैं। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करिए श्री नितिन गडकरी जी का। थैंक यू। नितिन जी, आपका अभिनंदन है। थैंक यू। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि कुल मिलाकर देश में नरेंद्र मोदी की सरकार तीसरी बार वापस लौट के आई है, लेकिन इस बार नंबर थोड़ा कम आया तो लगा कि ये सरकार थोड़ी हिचकोले खा के चलेगी, लेकिन 1.5 साल से ये गाड़ी सरपट दौड़ रही है, क्यों? देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि पॉलिटिक्स फॉर प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट, ये देश के आम लोगों के मन में देश के विकास की चिंता है जी, और विशेष रूप से पिछले 50-60 साल में जो परिस्थितियां रही, उसकी तुलना में इस 11 साल में देश की प्रगति और विकास सभी क्षेत्रों में जिस प्रकार से हो रहा है, उसके कारण पॉजिटिविटी और कॉन्फिडेंस लगातार बढ़ रहा है और लोगों का विश्वास भी बढ़ रहा है जी। अब जो लोग निगेटिव है, कितना भी अच्छा काम हुआ तो भी उनको आखिर निगेटिव बात ही करनी है, उनको तो कोई रोक नहीं सकता, पर जो इंडिपेंडेंट, इम्पार्शियल और फेयर है, वो इस बात को समझते भी है, रिकॉग्नाइज भी करते हैं और सरकार की नीतियों का समर्थन भी करते हैं। जी, एक सवाल आपसे यही है कि एक व्यक्ति जिसका एडमिशन इंजीनियरिंग में नहीं हुआ, उसको हाईवे मैन कहा जाता है, आपको हाईवे मैन कहा जाता है, क्यों? ये मुझे पता नहीं, मैं तो नितिन गडकरी हूं और वही कहना लोग मुझे कहेंगे पसंद करूंगा। अब ये मैं 95 से इस क्षेत्र से संबंधित हूं, क्योंकि महाराष्ट्र में जब हमारी सरकार आई थी तो मुंबई में 55 उड्डान पुल, वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट और मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे ये करने का सौभाग्य मुझे मिला। बाद में मोदी जी आने के बाद इसी डिपार्टमेंट में काम करने का मौका मिला। अब वो स्वाभाविक रूप से इतने साल हाईवे, रोड, ब्रिजेस, टनल्स, इसमें काम कर रहा हूं, तो बाला साहब ठाकरे मुझे कहते थे कि ये पुल करी है गडकरी के बजाय, तो कभी ना कभी कोई बातें कुछ मजाक में कही जाती है, तो ऐसी बात कही होंगी लोगों ने। आप ऑटोमोबाइल सेक्टर में जिस तरह के बदलाव की बातें करते हैं, क्या आपको लगता है वो संभव भी हो पाएगा भारत के अंदर? क्योंकि ऐसा लगता है कि कुछ चीजें चलती तो हैं लेकिन दूर तक नहीं जाती। देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि इसी होटल में आज से 6-7 साल पहले जी एक चैनल के प्रोग्राम में मुझे एक पत्रकार ने पूछा था
कि इलेक्ट्रिक कार अगर आप बोल रहे आएगी और रास्ते में अगर बंद पड़ेगी तो धक्का मारने के लिए आप आओगे क्या? अब देश में इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा, इलेक्ट्रिक कार्ट, अब इलेक्ट्रिक बस और इलेक्ट्रिक ट्रक भी आई है, तो और कोई बंद नहीं पड़ी है। अभी एक 6-7 दिन पहले मैंने सोनीपत में एक प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया कि मुद्रा, कांडला और जेएनपीटी के कंटेनर डायरेक्ट पंजाब हरियाणा के यहाँ सोनीपत में आएंगे और वो जो ट्रक है वो बैटरी स्वैपिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग करके आएंगे। एक बार बैटरी अंदर डाली ट्रक में 50 से 60 टन उसकी कैपेसिटी है। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि 1 लीटर डीजल में जितना एवरेज मिलता है उसके लिए कॉस्ट आती है 115 रुपए जी, और इसके लिए कॉस्ट आती है 12 रुपए। तो हमारे देश में जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है ये सबसे बड़ी समस्या थी। अभी IIM बेंगलोर, IIT कानपुर और IIT चेन्नई ने अध्ययन किया और उन्होंने ये कहा कि हमारी जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है ये 5 से 6% कम हुई है। हमारे देश में 16% थी, 6% कम, यानी हम 10% पे आए। और अमेरिका और यूरोपियन कंट्री में 12% है और चाइना में 8% है। और जिस प्रकार से हम रोड बना रहे हैं, फ्यूल में बदल कर रहे हैं, तो मैं आप विश्वास के साथ आपको यहाँ बता रहा हूँ कि आने वाले दिसंबर समाप्त होने के पहले हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट सिंगल डिजिट पे यानी 9% पे आएंगी जी। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि 16% से 9% आएगी तो 7% जो बचेंगे, इससे वर्ल्ड मार्केट में हम और कॉम्पिटिटिव बनेंगे, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। एक सवाल मेरा ये कि हम इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की बात करते हैं, यहां पर भी सब लोग करते होंगे, लेकिन अभी भी एक हेजिडेंसी है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल खरीदने में। मैं आपको 2 चीजें बताता हूं कि ये हेजिडेंसी क्यों है। एक तो हाईवे में गाड़ी बंद हो गई तो चार्ज कहां से होगी, दूसरा लगता है गाड़ी फट ना जाए, ये निश्चित तौर पर है, और कुछ गाड़ियां महंगी हैं। आपकी तीनों बातों का संबंध वस्तुस्थिति के साथ नहीं है। पहली बात, सवाल है ये, मैं आपको बता रहा हूं जी, पैसेंजर ईवी में 15.4% इंक्रीज हुआ है और पेट्रोल और डीजल वाहन में 4.2% हुआ है। 2 पहिया ईवी में 33% इंक्रीज हुआ है, पेट्रोल और डीजल में 14% हुआ है। 3 पहिया में 18% इलेक्ट्रिक में इंक्रीज हुआ है और पेट्रोल और डीजल में 6% हुआ है। ईवी बाजार की जो समस्या है उसमें भारतीय ईवी बाजार की क्षमता 2030 तक 20 लाख करोड़ रुपए की होगी और 1 करोड़ की सालाना बिक्री और 5 लाख डायरेक्ट रोजगार उपलब्ध होंगे। और 2 पहिया क्षेत्र में 400 प्लस स्टार्टअप्स आए हैं और इसमें 21% वृद्धि हुई है। और मैं आपको बड़े अभिमान के साथ बताना चाहता हूं कि हमारे देश की 2 व्हीलर बजाज, TVS, हीरो, होंडा, ये सबका 2 व्हीलर का 50% प्रोडक्शन एक्सपोर्ट होता है। आत्मनिर्भर भारत बनाने में हमारा एक्सपोर्ट बढ़ना ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है कि 2014 में हम 7वें नंबर पे थे, अभी 6-7 महीने पहले हमने जापान को पीछे डालकर हम 3रे नंबर पर आए। पहले नंबर पर USA है 78 लाख करोड़, दूसरे नंबर पर चाइना है 49 लाख करोड़ और हम लोग है 22 लाख करोड़। और मैं आपको विश्वास के साथ बताना चाहता हूं कि आने वाले 5 साल में हम पहले नंबर पर आएंगे विश्व में और निश्चित रूप से आत्मनिर्भर भारत, यह एक प्रगतिशील समृद्ध भारत का सपना हम पूरा करेंगे। ये इंडस्ट्री है जिसने अभी तक 4.5 करोड़ युवाओं को जॉब दिया। यही इंडस्ट्री है कि जिसने राज्य सरकार और भारत सरकार को GST के माध्यम से सबसे ज्यादा टैक्स रेवेन्यू दिया और यही इंडस्ट्री है जिसने सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किए। तो मुझे लगता है कि यही हिंदुस्तान की रफ्तार है। गाड़ियां तेजी से दौड़ेगी और इकोनॉमी भी तेजी से दौड़ेगी। अच्छा, गाड़ियां तो तेजी से दौड़ रही हैं, लेकिन ये बीजेपी तेजी से क्यों नहीं दौड़ रही है? अध्यक्ष की दौड़ में पीछे क्यों नजर आ रही है? बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कब आएगा? ये बहुत बड़ा सवाल है देश का। मैं बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष से यह सवाल पूछ रहा हूं। आपने अच्छा कहा कि आप पूर्व अध्यक्ष को सवाल पूछ रहे हैं।
मुझे लगता है कि वर्तमान अध्यक्षों को पूछेंगे तो ज्यादा संयुक्तिक होगा, वही आपको बता पाएंगे। कहीं आप तो फ्यूचर अध्यक्ष नहीं हो? नहीं, मैं नहीं मैं बनूंगा भी नहीं। कोई आपकी योजना भी नहीं है बनने की या बनाने की? मैं बनने की कोई योजना भी नहीं और मुझे भी बनना नहीं। लेकिन आजकल आप न्यूज मेकर हो। न्यूज मेकर इसलिए हो, कांग्रेस कह रही है, और कांग्रेस का क्या आरोप है मैं पढ़ के बता देता हूं। कांग्रेस के कुछ बड़े आरोप है। उनका आरोप है कि गडकरी पॉलिसी बना रहे हैं, उनका बेटा प्रॉफिट कमा रहा है, और गडकरी परिवार को एथेनॉल पॉलिसी का सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। ये कांग्रेस का आरोप है। इस पर आप क्या जवाब देना चाहते हैं? आज ये बड़ा मंच है। अच्छा किया आपने सवाल पूछा जी। हमारे देश में 1400 करोड़ इथेनॉल सरकार खरीदती है। उसमें से इथेनॉल आने के पहले हमारी शुगर फैक्ट्री थी जो बेटा चलाते हैं, और उसमें अल्कोहल बनता था, और टोटल सप्लाई में 0.5% से भी कम उसका सप्लाई है। करीब 500-550 उद्योग इथेनॉल सप्लाई करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इथेनॉल का टेंडर निकलता है, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री निकलती है, और इथेनॉल की प्राइस कैबिनेट में पास होती है। पहली बात, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, एलएनजी, इलेक्ट्रिक, आइसोब्यूटेनॉल, हाइड्रोजन, अभी मैं हाइड्रोजन की गाड़ी में आया हूं जी। मैं ये सब प्रचार इसलिए करता हूं कि हमारे देश में 22 लाख करोड़ रुपए का फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट होता है। ये दिल्ली के लोग जानते हैं कि इसके कारण 40% प्रदूषण दिल्ली का फॉसिल फ्यूल के कारण है। लोगों का जिंदगी कम होती जा रही है, और 22 लाख करोड़ देश के इकोनॉमी के बाहर जाना, क्या भारत स्वदेशी और स्वावलंबन के आधार पर आत्मनिर्भर नहीं बनना चाहिए? क्या 22 लाख करोड़ का इंपोर्ट खत्म नहीं होना चाहिए? क्या देश में जो प्रदूषण हो रहा है उसके बजाय अल्टरनेटिव और बायोफ्यूल देश में तैयार करके हम प्रदूषण को समाप्त नहीं करना चाहिए? देश के किसान अगर अन्नदाता, ऊर्जादाता, ईंधन दाता बनते हैं जी, तो देश के ग्रामीण क्षेत्र का विकास नहीं होगा। एक छोटी सी बात आपको बताता हूं, लेकिन ये एक कांग्रेस मेरी बात सुन जी, लीजिए। जी। हमने मक्के से कौन से इथेनॉल बनाने का निर्णय किया, तब मक्के का भाव मार्केट प्राइस 1200 रुपए क्विंटल थी, और जैसे ये निर्णय हुआ तो मक्के की प्राइस, मार्केट प्राइस 2800 रुपए क्विंटल हुई। और आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार, दो राज्यों के किसानों में 2800 रुपए प्राइस होने के कारण 45,000 करोड़ रुपए किसानों के जेब में गए। क्या किसानों का भला नहीं होना चाहिए? लेकिन क्या ये पूरा इथेनॉल का मैं लेकिन बना? कांग्रेस ये बात नहीं समझ रही। कांग्रेस बार बार आरोप लगा रही है अपने कांग्रेस के सोशल मीडिया हैंडल पे, कांग्रेस के प्रवक्ता, कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सभी एक ही तरह की बात लिख रहे हैं कि परिवार को फायदा करने के लिए नितिन गडकरी ने ये पूरा खेल खेला। इससे तो गाड़ियों को नुकसान हो रहा है। उल्टा कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल ने ट्वीट करा है। पहली बात तो ये पूरी बात झूठी है। ARAI करके पर आप टारगेट क्यों हैं? आप कांग्रेस के टारगेट पे क्यों आ गए हैं अचानक? नहीं, मैं किसी का टारगेट में किसी की चिंता नहीं करता। मुझे ध्यान में आता है 2013 में जब आप दोबारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाले थे तो पूर्ति का मामला सामने आया था जिसमें कुछ नहीं निकला। वो भी झूठा निकला, उसमें कुछ नहीं निकला था। पहली बात तो ऐसी है कि जो बातें हैं उसको कोई वस्तुस्थिति का आधार नहीं। 550 लोग इथेनॉल सप्लाई कर रहे हैं, और उसमें 0.5%, 0.05% वो है, वो नहीं के बराबर है। और इसलिए मैं इथेनॉल की बात करता हूं, हाइड्रोजन की बात करता हूं, इलेक्ट्रिक की बात करता हूं, मैं मक्के के किसानों की बात करता हूं, मैं इलेक्ट्रिक की बात करते हुए हाइड्रोजन की गाड़ी में आया हूं। तो ये अल्टरनेटिव फ्यूल और बायोफ्यूल का प्रचार करता हूं, तो सब क्या मैं तैयार करता हूं क्या? एक और सब मेरे घर में तैयार होता है क्या कांग्रेस? मैं आपको एक प्रश्न, वो कहते हैं एक कंपनी बनाई और कंपनी का शेयर दोगुना, मतलब जो कहानी वो बता रहे हैं वो मैं बता रहा हूं उनको कोट करते हुए। वो कह रहे कंपनी बनाई, कंपनी का शेयर बहुत बढ़ा दिया गया और फिर ये पॉलिसी लेके आ गई, और गाड़ियों को नुकसान हो रहा है इससे, गाड़ियों के इंजन खराब हो रहे हैं। पहली बात, कोई गाड़ी का इंजन खराब नहीं हुआ। ब्राजील में जी 1949 से इथेनॉल शुरू है, और अभी मेरे पास एक गाड़ी है फ्लेक्स इंजन की, जो टाटा, अभी टोयोटो की है, अब टाटा, महिंद्रा, टोयोटो, हुंडई सब बना रहे। 100% इथेनॉल। पेट्रोल का भाव 120 रुपए लीटर और इथेनॉल का भाव 65 रुपए लीटर। और मेरी जो इनोवा गाड़ी है जो मैं यूज करता हूं, उसका पेट्रोल के तुलना में एवरेज जो मिलता है, अगर तुलना की जी तो 25 रुपए लीटर पेट्रोल का भाव आता है।
वो 60% बिजली तैयार करती है। क्या इन लोगों के पैसे नहीं बचने चाहिए? क्या देश का इंपोर्ट नहीं बचना चाहिए? क्या दिल्ली प्रदूषण से मुक्त नहीं होनी चाहिए? क्या किसानों को अच्छे भाव नहीं मिलने चाहिए? आखिर ये सब बात किसी व्यक्ति के इंटरेस्ट में थोड़ी। और कल अगर इलेक्ट्रिक कार आई, कल अगर इथेनॉल की फ्लेक्स इंजन की कार आएगी, तो राहुल गांधी उसमें घूमेंगे तो उनकी भी बचत होगी, वो नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जी, अगर मैं पूछूं, आप कांग्रेस के आरोपों को एक लाइन में क्या जवाब देना चाहते हैं? इतने सारे आरोप हैं। आपने प्रश्न पूछा इसलिए मैंने उत्तर दिए। जी, मैं न जवाब दिए न देना चाहता हूं। इसका कारण है कि इस देश की जनता समझती है कि क्या सच है और क्या झूठ है, और ऐसी फालतू बातों के जवाब देने का कोई कारण नहीं है। और उसके लिए सब आप कहते हैं फालतू के आरोप हैं ये सारे? सर मैं पूछता हूं, आपको चैलेंज देता हूं आपको कि 550 लोग सप्लाई कर रहे इथेनॉल, 0.05% है, वो भी इथेनॉल शुरू होने के पहले शुगर फैक्ट्री थी। और मुझे बताइए कि 1400 करोड़ लीटर में 1 लाख करोड़ किसानों के जेब में गए, 1.5 लाख करोड़ देश के बच गए, फॉरेन एक्सचेंज कम हुआ। क्या ये देश के हित में? दूसरी बात, एक भी गाड़ी खराब नहीं हुई, एवरेज में कम नहीं हुआ। ओईएम के मैन्युफैक्चर जो लोग हैं उन्होंने, और ARAI करके जो अथॉराइज इंस्टीट्यूशन है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके सर्टिफाई किया। जी, मेरे खिलाफ ये जो न्यूज चली, ये पेड न्यूज थी, और ये पेड न्यूज पैसे देकर दिलाई गई थी। और वो जो न्यूज थी वो झूठी गाड़ी खड़ी की, फिर उसमें चल नहीं रही, किक मारी, एक भी तकरार नहीं आई। ये पूरा नाटक, पेड नाटक था। ये जानबूझकर कुछ राजनीतिक उद्देश्य से हुआ होगा, या जो पेट्रोल और फॉसिल फ्यूल को इंपोर्ट करना चाहते हैं और देश की इकोनॉमी को मजबूत नहीं होना, ये बड़ी स्टेटमेंट है आपकी। ये लोग वो कर सकते। ये बड़ी स्टेटमेंट है आपकी। जी, मैं अगले सवाल पर आता हूं। आपने राहुल गांधी का जिक्र आया राहुल गांधी का, तो ये वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं। आप महाराष्ट्र से आते हैं, वो कहते हैं महाराष्ट्र में वोट चोरी हो गई, नेशनल इलेक्शन में वोट चोरी हो गई, बीजेपी वोट चोरी करके तीसरी बार सरकार बना रही है। क्या कहना चाहते हैं? देखो, चुनाव में हार जीत होती है जी, हम भी अनेक बार चुनाव हारे, कांग्रेस भी जीती है। और जब चुनाव हारते हैं तो आरोप प्रत्यारोप होते हैं। वो कह रहे वो प्रूफ दे, और मुझे लगता है कि तकरार करें, कोर्ट में जा सकते हैं, चुनाव आयोग के पास जा सकते हैं, उनको अधिकार है। बाकी ये सब बातों की चर्चा करना जिसका आधार नहीं, मुझे लगता है उसमें कोई मतलब नहीं। वो बिहार चुनावों में भी SIR का मुद्दा उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं वोट चोरी हो रही है, और वो उसमें जाति की बात भी करते हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? नहीं, अभी तो कोर्ट ने भी इसमें हस्तक्षेप किया हुआ है, और मुझे लगता है इंडिपेंडेंट, इम्पार्शियल और फेयर चुनाव होने चाहिए। और लोकतंत्र में भारतीय जनता पार्टी उसके लिए कटिबद्ध है, और चुनाव की कोई धांधली हुई नहीं, और हमारा इस प्रकार के कोई कार्य में भारतीय जनता पार्टी का कोई इंटरेस्ट नहीं। जी, लेकिन अब आपको लगता है राहुल गांधी थोड़ी मेहनत करने लग गए हैं? हालांकि अभी तो छुट्टी पे गए हुए थे, वापस आ गए हैं, लेकिन अब मेहनत करने लग गए हैं। बड़ी यात्रा निकाली उन्होंने, वोट अधिकार यात्रा निकाली बिहार के अंदर। आपको लगता है मेहनत कर रहे हैं राहुल गांधी? मेहनत तो मैं भी करता हूं। मेरा वजन 46 किलो वजन कम हुआ। जी, फिट हुआ हूं। अगर वो उनका यू लुकिंग वेरी फिट मिस्टर गडकरी। उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, इसलिए अगर फिटनेस के लिए अगर मेहनत करते हैं तो अच्छी बात है। आप भी करिए, उनको भी करते दीजिए। जी, लेकिन क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी जो नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका नुकसान लोकतंत्र को और खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है? लोगों का इलेक्शन कमीशन से अगर भरोसा उठ जाएगा तो गडकरी जी कैसे काम चलेगा? हमारे लिए कोई नुकसान नहीं है। इस देश की जनता समझदार है और सब बातों को समझती है, और सब समस्या और बातों के ऊपर निर्णय करना ये जनता का अधिकार भी है, और उसको समझता है। चुनाव के नतीजे सब सवालों के जवाब दे देंगे। बिहार में आपको क्या लगता है कि वापस नीतीश मुख्यमंत्री बन जाएंगे? देखिए, हमारी एनडीए की सरकार निश्चित रूप से आएगी। नीतीश ही मुख्यमंत्री होंगे? और चुनाव चुनकर जीतने के बाद आए हुए एमएलए एनडीए, भाजपा की हाईकमांड और जेडीयू की हाईकमांड तय करेंगे। आप ही लोग हाईकमान है बीजेपी की? मैं अकेला थोड़ी होता हूँ। जी, पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है। जी, आपका एक बयान काफी चर्चाओं में रहा। आपने एक स्टेटमेंट दिया था, आपने कहा था कि सत्ता में आने के बाद लोग अहंकारी हो जाते हैं। आपका वो बयान किस परिप्रेक्ष्य में था, क्यों दिया गया था? देखो, आप लोग हर चीज को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहा है। नहीं, मैं तो आप ही का बयान बता रहा हूं। मैंने कुछ अपना
आपके जो add और subtraction नहीं ज्ञाति किया बांधव है, जी पत्रकार बंधु है, मैं एक स्कूल में गया था जी और वो बच्चों को मैंने कहा कि ज्ञान, सौंदर्य, संपत्ति और सत्ता नश्वर है, ये कभी भी जा सकती है, आ सकती है, जा सकती है, और इसलिए इसका अहंकार नहीं रखना चाहिए। नम्रता, शालीनता, सहजता, सहृदयता ये अच्छे व्यक्ति के लिए अच्छे लक्षण है। अब ये बातों को तोड़ मरोड़ कर एक वाक्य कहकर और तुम में हिम्मत नहीं है बोलने की, तो मेरे ना कंधे पे बंदूक रखकर नहीं, मैं बात तो क्यों सवाल पूछ रहा हूं, मैं तो सवाल पूछ रहा हूं आपसे। अरे आपने क्यों? तुम्हारे में हिम्मत है तो तुम डायरेक्ट बात करो। मैंने ऐसा कुछ कहा भी नहीं था, जो कहा था वो मैंने आपको बताया। जी चलिए, मैं अब बात करता हूं थोड़ी महाराष्ट्र की। आप भी महाराष्ट्र से आते हैं। महाराष्ट्र में दो भाई एक साथ आ रहे हैं, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे। इसके क्या मायने होंगे? उद्धव ठाकरे के साथ तो आपके संबंध भी अच्छे रहे हैं। नहीं, मेरे बाला साहब के साथ अच्छे संबंध है और राजनीतिक दृष्टि से नहीं, पर कोई परिवार अगर टूट जाता है और अगर एक होता है तो अच्छी बात है। बाकी राजनीति जो जिसको जमता है वैसे करे। मुझे लगता है कि परिवार टूटता है और जुड़ता है, ये अच्छी बात है। बाला साहब जी के मृत्यु के पूर्व उन्होंने मुझे व्यक्तिगत बात में कहा था कि ये दोनों साथ आएंगे तो मेरे लिए बहुत आनंद होगा। मुझे लगता है उनकी आत्मा को शांति मिले और दो अच्छे होंगे तो। बाकी राजनीति है, दोनों की है। अच्छा, वैसे तो उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस जी की भी मुलाकात हुई थी, तो कुछ खेल हो सकता है और बड़ा, एनडीए का दायरा बढ़ सकता है। उद्धव ठाकरे आपके खेमे में आ सकते हैं। मुझे मालूम नहीं, आप देवेंद्र जी आएंगे तो उनको पूछ लेना। आपको क्या लगता है, आना चाहिए नहीं आना चाहिए? नहीं, मैं आजकल मुंबई कम जाता हूँ, मैं डायरेक्ट। मुंबई तो कम जाते हैं, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ उद्धव ठाकरे जी को एनडीए के खेमे में आना चाहिए नहीं आना चाहिए? नहीं, ये तो निर्णय उद्धव ठाकरे और भारतीय जनता पार्टी के श्रेष्ठी तय करेंगे। जी, आपका संघ से काफी जुड़ाव रहा है, संघ के 100 वर्ष पूरे हुए हैं। संघ और भारतीय जनता पार्टी के संबंधों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, संघ ये एक गैर राजनीतिक संगठन है और राष्ट्र सर्वोपरि मानकर जी समर्पित भाव से संघ के स्वयंसेवकों ने, प्रचारकों ने अनेक 100 साल में देश के लिए त्याग, तपस्या, बलिदान किया। संघ की भावना यही है कि समाज के हर क्षेत्र अच्छा बने और उसमें आमूलाग्र परिवर्तन हो और जिससे देश की प्रगति हो। तो संघ के कुछ स्वयंसेवक राजनीति में भी है, कुछ वनवासियों में काम करते हैं, कुछ शिक्षा क्षेत्र में काम करते हैं, कुछ सहकार क्षेत्र में काम करते हैं। तो बाला साहब देवरत जो हमारे सरसंघ चालक थे, उन्होंने कहा था कि संघ एक पावर स्टेशन है, यहाँ से बिजली तैयार होती है। जी, तो कई लाइट लगता है, कोई कुएं पे पंप चलता है तो पानी मिलता है, कई फैक्ट्री चलती है। तो संघ एक विचारधारा है सामाजिक आर्थिक परिवर्तन की, राष्ट्र के पुनर्निर्माण की, और इट इज ए पार्ट ऑफ आवर लाइफ कन्विक्शन। हम उसके लिए काम करते रहते हैं। बहुत चर्चा होती रहती है कि बीजेपी और संघ के रिश्तों में कुछ अनबन चल रही है, इस पर आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, मुझे कुछ कहना नहीं है, अच्छे संबंध है। अच्छे संबंध है। और बीजेपी को संघ की जरूरत है? देखो, किसी को किसकी जरूरत वाली बात नहीं होती। वी आर ऑल वर्किंग फॉर वन स्कूल ऑफ थॉट। ओके। मैं जब बीजेपी का अध्यक्ष था तब भी और अभी भी हमारे कार्यालय के सामने लिखा था कि नेशन फर्स्ट, बाद में पार्टी, उसके बाद में मैं, और पॉलिटिक्स इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म। और राष्ट्र के पुनर्निर्माण का और सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का राजनीतिक प्रभावी उपकरण है। हम देश के लिए काम कर रहे हैं, अच्छे रोड बने, अच्छी इंडस्ट्री तैयार हो, युवाओं को रोजगार मिले, गांव गरीब मजदूर किसान का भला हो, आत्मनिर्भर भारत बने, वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बने, प्रगतिशील, समृद्ध, संपन्न, विकसनशील भारत बने, विश्व गुरु बने। ये कोई एक व्यक्ति का, एक पार्टी का, एक संस्था का ध्येय नहीं हो सकता, ये पूरे हिंदुस्तानियों का ध्येय है और उसके लिए काम करते रहना, यही संघ का भाव है। देखिए, समय अब कम बचा है, लेकिन मैं एक बार दोबारा ट्राई करूंगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर बड़ी सारी थ्योरीज फ्लोट कर रही हैं और आप तो खुल के बात करते हैं। आखिरकार नया अध्यक्ष कब मिलेगा? मैं इसको रिफ्रेम कर रहा हूं सवाल को। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि आज आपने मुझे बुलाया, आपने नड्डा जी को क्यों नहीं बुलाया? वो आपको उनको भी बुलाया, लेकिन वो कहीं व्यस्त हैं शायद। आएंगे आपके पास। जी जी। और ये प्रश्न आप रिजर्व रखिए, आपका सही प्रश्न गलत व्यक्ति को है।
वो आने के बाद उनको पूछिए और जरूर जवाब दें। प्रश्न, चलिए मैं इसके लिए धन्यवाद कहता हूं कि आपने बोला, सही मेरा प्रश्न है। लेकिन अब रैपिड फायर राउंड की बारी है और मैं जल्दी जल्दी आपसे सवाल पूछूंगा। सबसे बेहतरीन प्रधानमंत्री कौन है, अटल बिहारी वाजपेयी या नरेंद्र मोदी? दोनों भी अच्छे हैं। एक को चूज करना पड़े तो? नहीं, दोनों भी अच्छे हैं। दोनों ही अच्छे हैं। विपक्ष का बेहतर नेता कौन है, राहुल गांधी, अखिलेश यादव या तेजस्वी यादव? देखिए, तो विपक्ष में जो बैठे वो लोग तय करें, मैं क्यों तय करूं? जी जी। और मेरा अगला सवाल जो है वो रैपिड फायर राउंड में ये है, नितिन गडकरी आने वाले 10 साल में अपने आप को कहां देखते हैं? मैं कहीं नहीं देखता। 2-4 रहे न रहे तेरा वैभव अमर रहे मां। मैं इस देश के लिए, ये समाज के लिए जी, और गांव गरीब मजदूर किसान के लिए मैं काम करना चाहता हूं। मैं कोई साधु, सन्यासी, त्यागी, तपस्वी नहीं हूं, कॉमन मैन हूं। अपना घर परिवार संभालकर इस देश के लिए और समाज के लिए अच्छा काम जितना कर सकता हूं उतना करूंगा। दिल्ली में 1.5 लाख करोड़ के हाईवे बना रहा हूं अभी, और ये होटल के नीचे से भी टनल बनाने का सोच रहा हूं। इस होटल के नीचे से भी टनल बनाने का सोच रहे हैं? ये ताल कटोरा से नीचे से टनल डायरेक्ट गुड़गांव में निकालने के लिए जी, अगला ताकि आपको सुविधा मिले। नहीं, बड़ा जाम लगता है। एयरपोर्ट में एयर स्ट्रिप के नीचे से टनल बनी है, द्वारका एक्सप्रेस हाईवे बना, UR2 बना, अब दिल्ली देहरादून बन रहा है। तभी तो आप हाईवे मैन है। मेरा अगला रैपिड फायर राउंड का सवाल आपसे यह है कि आपका परिवार राजनीति में आएगा, यस और नो? मेरे परिवार में कोई राजनीति में नहीं है और मेरी इच्छा यही है कि हर किसी के परिवार में किसी का लड़का लड़की होना गुनाह नहीं है। मैंने पोस्टर चिपकाने से काम शुरू किया, बिल्कुल, वो भी अपना काम करे और उनको आना है तो आए, पर मेरा लड़का है कर लड़की है करके एकदम सामने आके बैठे ये नहीं होगा। और मैंने उनको बताया कि मेरी राजनीतिक विरासत पर अधिकार जिन कार्यकर्ताओं ने मुझे बड़ा बनाया उनका है। जी जी, बाकी मेरी संपत्ति वो सब आपकी। एक लाइन में जवाब, कुछ तस्वीरें आएंगी, मैं तस्वीरें दिखाता हूं, एक एक करके तस्वीरें आएंगी। मुझे भी नहीं पता कौन कौन सी तस्वीरें सिलेक्ट करी है हमारी टीम ने। पहली तस्वीर दिखाई जाए। पहली तस्वीर सामने आ गई है, राहुल गांधी हैं हवाई जहाज के साथ। क्या कहना चाहते हैं आप? कुछ नहीं, हवाई जहाज में बैठकर घूमना चाहते होंगे। जी जी जी, अब पब्लिक भी कुछ बोल रही है, लेकिन अगली तस्वीर देखते हैं कौन सी आ रही है। आइए दिखाते हैं अगली तस्वीर। देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, उद्धव ठाकरे, क्या बोला? बेहतर मुख्यमंत्री कौन? मेरे हिसाब से देवेंद्र फडणवीस ही अच्छे। देवेंद्र फडणवीस शिंदे से भी बेहतर है? नहीं, देवेंद्र फडणवीस अच्छे, वो भी अपने आप अच्छे हैं, पर अगर तीनों में है तो देवेंद्र जी ने अच्छा काम किया। जी, अगली तस्वीर देखते हैं कौन सी आ रही है। आपकी तस्वीर है संघ की शाखा में, क्या कहना चाहते हैं? कुछ नहीं, दशहरे का कार्यक्रम होता है, आपने मेरी तस्वीर केवल दिखाई, उसके बाजू में देवेंद्र भी खड़ा है, उसके बाद तो हम लोग दशहरे के दिन हम हर साल दशहरे के कार्यक्रम में पूरी यूनिफॉर्म में उपस्थित रहते हैं स्वयं के नाते। जी, गडकरी जी, आपने न्यूज 18 को आपने समय दिया, आप इस मंच पर आए चौपाल के और बेबाकी से आपने सभी सवालों का जवाब दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा आपको कॉम्प्लीमेंट, आपने काफी वेट रिड्यूस किया है और आप इंस्पिरेशन है देश के कई लोगों के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच। तो अपने जवाबों से नितिन गडकरी साहब ने बता दिया है कि उन्हें विजनरी मैन क्यों कहा जाता है, उनका विजन देश के लिए क्या है। और वाकई में जो योजनाओं की वो बात करते हैं वो सिर्फ सतही योजनाएं नहीं होती हैं, उसमें काफी ज्यादा रिसर्च होती है, इन डेप्थ एनालिसिस होता है और उसके बाद जनता के सामने काम करने के लिए वो उन योजनाओं को पेश किया जाता है। तो एक बार फिर बहुत स्वागत जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया, जिस पर सजा हुआ है देश का सबसे बड़ा महामंच चौपाल, जो है विचारों का महाकुंभ। तो देखिए स्टेज पर अब जो गेस्ट आएंगे, हो सकता है उनके विचार आपको एक नए स्टेज पर ले जाएंगे। वो युवाओं में लोकप्रिय हैं,
राजस्थान के डिप्टी सीएम रह चुके हैं। उनसे हम जानेंगे कि जेन जी को लेकर क्या है उनकी और उनकी पार्टी की सोच। क्या वाकई कांग्रेस पार्टी जेन जी को प्रभावित कर पा रही है या फिर वो खुद जेन जी से प्रभावित हो रही है? क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि सोशल मीडिया पर सब कुछ चमकता हुआ नजर आता है। ये बात कहने वाले कांग्रेस के महासचिव रील और रियल में नजर आने वाले भारत में क्या अंतर है वो बताएंगे। जोरदार तालियों के साथ मैं आमंत्रित करना चाहूंगी कांग्रेस के महासचिव सचिन पायलट जी को और उनसे खास बातचीत करेंगे हमारे सहयोगी किशोर आडवाणी। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। देखिए, बात युवाओं की होने वाली है, युवाओं को जोश तो दिखाना होगा। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए सचिन पायलट जी का। बहुत बहुत शुक्रिया सर। कांग्रेस महासचिव CWC मेंबर सचिन पायलट। सचिन जी, क्या हो रहा है बिहार में? जीतेंगे आप? हम तो लड़ रहे हैं जीतने के लिए और जीतेगी सिर्फ पार्टी महागठबंधन नहीं, लेकिन बिहार के लोग।